चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशन। आपके PAF के सिलेबस का ये आपका मॉड्यूल नंबर 4 है, करेक्ट। जहाँ हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करने वाले हैं। क्या किसके बारे में बात करने वाले हम लोग? मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। हाँ जी सर, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। देखो पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर क्या होगा? आपके पास दो कंपनी होंगी, A B, राइट। अब क्या कर रहा होगा? कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने अंदर एक्वायर्ड कर रहा होगा या मर्ज कर रहा होगा। और जब भी एक्वायर्ड या मर्ज करते हैं तो अब होता क्या है, ये कंपनी का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसके सारे शेयर होल्डर को इसके अंदर आना पड़ेगा या तो पैसे लेकर बाहर जाना पड़ेगा। दो ही काम हो सकते हैं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये परचेसिंग कंपनी है और ये जो कंपनी जो जिसको एक्वायर्ड किया जा रहा है, जो अपना बिजनेस किसी और को बेच रही है, ये सेलिंग कंपनी है। तो परचेसिंग कंपनी ऑफर करती है इस सेलिंग कंपनी को कि आइदर हम तुमको पैसे दे देते हैं, ठीक है, या फिर हम तुमको अपने कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो अगर इनको पैसे मिल गए तो पैसे लेके चुपचाप अपने घर जाएंगे, इस कंपनी से भविष्य में उनका कोई भी ताल्लुकात नहीं रहेगा। लेकिन इनको अगर एक्सचेंज के तौर पे शेयर मिल रहे हैं, तब ये कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स अब इस कंपनी के क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। लेकिन अब कितने शेयर देना, कितने शेयर एक्सचेंज करना, क्योंकि इनके कंपनी में भी तो पहले से शेयर रहे होंगे। तो इनके एक शेयर होल्डर को ये कंपनी के कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्वैप या फिर शेयर एक्सचेंज रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? शेयर एक्सचेंज रेशियो। और फिर जब कंपनी मर्ज हो जाती है तो उनकी अर्निंग्स भी मर्ज हो जाएंगी, राइट। उनकी अर्निंग्स भी क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। तो बिजनेस का साइज एक्सपांड होगा, ये सारी चीज़ें। तो यही सारे कैलकुलेशंस हमने क्या करने हैं। और जब मर्ज हो जाएंगी तो दोनों के जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन पर भी फर्क पड़ेगा। और मर्जर की वजह से हो सकता है किसी को गेन हो, किसी को लॉस हो। बस यही तो सारी बातें सीखना है इस चैप्टर के अंदर निकालना, करेक्ट। तो हम लोग वन बाय वन चलो एक एक करके पहले पूरे जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आने वाले सबको क्या कर देते हैं, पहले यहाँ पर एक समरी फॉर्म में पूरे के पूरे फॉर्मूले वाइज लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट जो बात शुरू करना है वो है कि कैसे वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन ऑफ मर्जर, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। हम मर्जर एंड जो एक्विजिशन है इसका कैसे वैल्यूएशन करेंगे। तो हमारे पास अलग अलग क्या है? अप्रोचेस है, अलग अलग मैथड्स है। तो वन बाय वन में उन मैथड्स और अप्रोचेस की बात करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहला जो अप्रोच है हमारे पास उसको हम बोलते हैं इनकम बेस्ड अप्रोच, ठीक है। पहला अप्रोच हमारे पास क्या है? इनकम बेस्ड अप्रोच। और इनकम बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इनकम के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो अब यहाँ पर इनकम का मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है? अर्निंग पर शेयर से। तो होप सबको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पता है, और नहीं पता तो लिख लो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर, नेट अर्निंग अवेलेबल है किसके लिए? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो इनकम बेस्ड अप्रोच के अंदर अगर मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके अलावा एक और इसके अंदर हम लोग पीई रेशो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीई रेशो कैसे निकलता है? तो पीई रेशो का फॉर्मूला होता है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। चलिए पीई रेशियो के बाद हम आगे क्या यहीं से अगर मैं आपको बोलूँ मार्केट प्राइस निकाल कर दो, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हो क्या? हाँ जी सर, ये ईपीएस इधर चली जाएगा। तो हम जब अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाइड करेंगे किससे? पीई रेशियो से, प्राइस अर्निंग रेशियो से, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें
आपका मार्केट प्राइस भी पता चल जाएगा। तो ये एक आपके कंपनी का मार्केट प्राइस निकालने का तरीका हो सकता है। कौन से अप्रोच के बेसिस पर? ये आप लोग निकाल सकते हो अपने इनकम अप्रोच के बेसिस पर, करेक्ट। अब इनकम के बाद हमारे पास जो सेकंड अप्रोच होता है वो होता है एसेट्स। हम लोग एसेट्स के बेसिस पर भी निकालते हैं। तो सेकंड अप्रोच हमारे पास क्या है? एसेट्स बेस्ड अप्रोच। असेट्स असेट्स बेस्ड अप्रोच। अब असेट्स बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है नेट असेट्स पर शेयर। इसका मतलब होता है नेट असेट्स पर शेयर। एक शेयर के लिए कितने रुपए की नेट असेट्स अवेलेबल है? तो इसका फॉर्मूला होता है नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब फिर सवाल आएगा, सर ये नेट असेट्स कैसे निकाला जाता है? तो नेट असेट्स जो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, ये कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी थी। बस इसमें ध्यान रखना हम क्या चीज को नहीं लेते, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। अगर किसी प्रकार का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ऐसी कोई चीज़ें हमारे एसेट साइड में होंगी तो उसको नहीं लेते। तो एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, हाँ, बस इसको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स लेंगे। उसमें से लेस करना रहेगा हम लोगों ने एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी बोरोविंग्स जो हम लोगों ने बाहर वाले से ले रखी है। फॉर एग्जांपल किसी प्रकार के डिबेंचर्स होंगे, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का लोन वगैरह होगा, किसी प्रकार के कोई बिल्स पेएबल होंगे, किसी प्रकार के क्रेडिटर्स होंगे, एक्सट्रा और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो पैसा हमने बाहर वालों को देना है। तो बाहर वालों को जो पैसा देना है तो वो सब काट पीट के आपको नेट असेट्स। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आता है। अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल नेचर का हो तो ही हम उसको एक्सटर्नल नहीं मानते। अगर इररिडीमेबल नेचर का है तो उसको हम एक्सटर्नल नहीं मानेंगे, लेकिन रिडीमेबल नेचर का अगर प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी एक्सटर्नल कैटेगरी में आ जाता है। चलिए, तो ये क्या निकल गया आपका? नेट असेट्स। और अगर आपको नेट असेट्स मिल गया तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक और अप्रोच हो सकती है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच, राइट। तो मार्केट बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले होते हैं या क्या करने वाले होते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम हमारा क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, राइट। तो मार्केट में जो वैल्यू निकलता है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू निकलता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। मतलब ये जो मार्केट बेस्ड अप्रोच होता है ये एज पर मार्केट प्राइस होता है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। और मार्केट का प्राइस आपको क्वेश्चन वाला कभी भी गिवन होगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस जो निकलता है वो कैसे निकलता है? डिमांड एंड जो उस कंपनी के शेयर का जो सप्लाई है उसके फोर्स से निकलता है, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है जो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल इस अप्रोच का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, उसके अलावा जो चौथा आपके पास अप्रोच आएगा वो आएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आपको हो सकता है पूछ दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि बताओ कंपनी का ईवीए कितना है। ठीक है, ईवी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिखकर मत आने का। ईवी का मतलब होता है इकोनॉमिकल वैल्यू एडेड, राइट, इकोनॉमिकल वैल्यू एडेड। तो ईवी ए अप्रोच। अब देखो हम हमारी ईवी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। कौन कौन सी? अगर मुझे ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चाहिए तो मुझे चाहिए नो पैट। नो पैट, सर अब ये नो पैट का मतलब क्या बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म लिखो। नो पैट का मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
आफ्टर टैक्स। देखो हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। नो पैट कैसे निकलेगा हमारा, तो नो पैट कैसे निकलता है, इधर एक स्टेटमेंट बता देता हूँ जिससे हम नो पैट निकाल सकते हैं। तो नो पैट निकालने का हमारे का तरीका होगा, सबसे पहले हमें एनओपी निकालना पड़ेगा, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से क्या माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब क्या माइनस कर देंगे, टैक्स, तो क्या पता चल जाएगा हमको, नो पैट पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो कहाँ पहुँच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स माइनस किया तो कहाँ पहुँच गया, नो पैट पर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ये पहला अल्टरनेटिव, ये दूसरा अल्टरनेटिव, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, नो पैट को फाइंड करने के लिए। तो जैसे आपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड किया, इसमें से आपको माइनस करना होगा अपना कॉस्ट, जो आपके कैपिटल के लिए जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है ना, वो मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल रेज करने के लिए जितना कॉस्ट लगा वो, तो सर वो कैसे निकालेंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर टोटल कैपिटल पता होगा, तो जितना आपको टोटल कैपिटल मिला इनटू WACC, क्योंकि WACC ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है आपका, राइट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इकोनॉमिक, मतलब आपने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हटा दिया तो एक्सेस बच गया, वही आपका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या करता है, एडिशन करता है। और WACC होप सभी को क्लियर है कि WACC कैसे निकलता है। तो WACC निकालने का तरीका अगर इफ नहीं क्लियर है तो यहाँ पर मैं साइड में लिख कर दे देता हूँ आप लोगों को। तो WACC कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंटू वेट ऑफ डिबेंचर प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, WACC निकालते हैं। या एक और तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो गया, एक्स का एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दो आपकी, हम कितना इक्विटी को देते हैं, कितना डिबेंचर को देते हैं, हम दोनों को कितना देते हैं, अगर हमें वो पता चल जाए तो डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल इंटू 100 कर देंगे तो भी आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, राइट। यानी एक प्रकार से हम परसेंट निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट हमने ये खर्चा किया है, उसी को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिवाइड कर दो टोटल कैपिटल से इंटू 100, तो आपको क्या पता चल जाएगा, WACC आपको पता चल जाएगा, राइट। यस सर। तो ये आप लोगों का इकोनॉमिकल वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। उसके अब बाद आप लोगों को आएगा किससे रिलेटेड, जो हम लोग फाइनेंसिंग करेंगे, मतलब कि जो मर्जर के समय जब हम कंसिडरेशन पे करते हैं तो अब वो कंसिडरेशन कैसे पे करेंगे उसके बेसिस पर बात करेंगे। अच्छा, हमने अभी कौन सी बात किया है, इकोनॉमिक। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है आपका मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, जिसको हम शॉर्ट में MVA अप्रोच भी बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान ये अप्रोच है। सिंपली आपको क्या करना है, मार्केट में वैल्यू कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स इक्विटी, मतलब आपके कंपनी की इक्विटी की मार्केट में वैल्यू कितनी है, उसमें से माइनस कर दो, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया गया है, इक्विटी कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया गया है, कितना फंड था उसका। तो जितना भी हमने इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है, हम टोटल वैल्यू को हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन हुआ है हमारे जो इक्विटी है उसके अंदर। तो आपको MVA क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, राइट। और ये जो MVA है, मार्केट वैल्यू ऑफ द जो फर्म है, ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम सारी सिक्योरिटीज़ को आपस में ऐड करके, और ये जो इक्विटी जो हम निकालते हैं, ठीक है, इक्विटी कैपिटल्स जो हम लोग ने, यानी कि कितना हमने एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट से हम माइनस करते तो हमें क्या पता चल जाता है, हमारा मार्केट वैल्यू एडेड। अच्छा, लेकिन अगर ये हो गया कि हमारे फर्म के अंदर अगर बोरोविंग नहीं है उस केस में, और अगर हमारे फर्म में बोरोविंग होती,
हमने कुछ डिबेंचर भी इशू किए, कुछ बॉन्ड भी इशू किए, तो अब वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ले लेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब फर्म की मार्केट वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ इक्विटी था इसलिए इक्विटी के लिए थे। नाउ अगर हमारे पास ये था हमारा डेप्ट फ्री कंपनी के लिए, ये किसके लिए था, डेप्ट फ्री कंपनी के लिए, और ये ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई डेप्ट है मतलब लोन वगैरह है या फिर डिबेंचर वगैरह है। तो अब इनके लिए अगर मुझे MVA निकालना है तो कैसे निकालूंगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, उसमें से माइनस करेंगे क्या क्या, तो जो जो आपने डेट ले रखा था, तो हो सकता है इक्विटी आपने इशू किया होगा, हो सकता है डेप्ट आपने यानी कि डिबेंचर इशू किया रहा होगा, डेप्ट मतलब डिबेंचर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर, हो सकता है बॉन्ड, हो सकता है किसी प्रकार की अदर आपने सिक्योरिटीज़ इशू किया होगा। तो ये सारे जो भी आपने फंड रेस किए थे उन सबको क्या कर दोगे आप, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से माइनस कर दोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, मार्केट वैल्यू एडिशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड, अब बात करेंगे हम लोग स्वैप से रिलेटेड, राइट। जब हम लोग किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, आइदर कैश में करते हैं या शेयर एक्सचेंज में करते हैं, तो हमारे पास अगर हमने किसी, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमने किसी कंपनी को शेयर एक्सचेंज करवाया है, ठीक है, शेयर एक्सचेंज करवाया है, तो उसका एक क्या बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए, जिसको हम शेयर एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं। तो ये शेयर एक्सचेंज रेशियो लॉजिकल भी निकल सकता है, या फिर अगर आप लोगों को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्या है उसके लिए फॉर्मूला, टारगेटेड शेयर प्राइस, ठीक है, यानी कि आप किस कौन से शेयर्स को टारगेट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय एक्वायरर्स। टारगेटेड मतलब होता है जो कंपनी जो परचेज किया गया है वो उसको हम टारगेटेड बोलते हैं, जिसने टारगेट किया है, और एक्वायरर्स कंपनी, एक्वायरर्स जो कंपनी के शेयर के प्राइस है, तो दोनों के शेयर के प्राइस को आपस में कंपैरिजन कर लो तो हमें मिल सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इसी को, अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखने की कोशिश करूँ कि मुझे अगर शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो कंपनी होंगी, राइट, तो जो भी आपकी शेयर की प्राइस होंगी, मैं इजी वर्ड यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दोनों भी कंपनी के शेयर प्राइस देखना है, लेकिन आपको ये जो एक्सचेंज अगर शेयर प्राइस के बेसिस पर हो रहा है, शेयर प्राइस के अगर बेसिस पर हो रहा है, तो फिर आप लोगों को एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो कंपनी वेंडर है, ठीक है, वेंडर मतलब क्या होता है, सेलर कंपनी, तो जो कंपनी अपने बिजनेस को सेल कर रही है, ठीक है, उसका प्राइस ऊपर आ जाएगा, मतलब टारगेट जिस कंपनी को किया गया है, और एक्वायरर मतलब होता है जिसने एक्वायर किया है, मतलब कि परचेसिंग कंपनी, ठीक है। तो मैंने ये वेंडर और परचेसिंग लिखकर थोड़ा कोशिश किया कि आपके दिमाग में ये शब्द ज़्यादा आसानी से क्लियरली रहे, जो अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर रही है मतलब वो वेंडर है, और जो वो ले रही है वो परचेसिंग है। तो इस बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो, अपना शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो। अच्छा, जो शेयर एक्सचेंज रेशियो होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग भी होता है, इसको आप अर्निंग के बेसिस पर, EPS के बेसिस पर आप ले सकते हो। ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ये मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से भी आप शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो, या फिर शेयर एक्सचेंज रेशियो निकल सकता है आपका एज पर द बुक वैल्यू, जो भी कंपनी की बुक की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से भी क्या निकाला जा सकता है, शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाला जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालने के क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन वाला बता देगा कि बेस क्या इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, राइट। अब सवाल यहाँ पर एक चीज़ का आ सकता है कि सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी मैंने ऊपर में आप लोगों को लिखवाया है शेयर प्राइस, अर्निंग प्राइस पर शेयर कैसे निकालेंगे। वैसे मार्केट प्राइस गिवन होगा, बट अगर इफ नहीं भी दिया मार्केट प्राइस तो अर्निंग पर शेयर इंटू PE रेशियो करके हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं, आपका मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। और बुक वैल्यू भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही ऊपर में फॉर्मूले लिखवा रखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ की वैल्यू कैसे निकालना, या इसके फॉर्मूले आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, गो थ्रू कर चुके हो। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्सचेंज रेशियो क्या है, तो आप क्या भी कैलकुलेट कर सकते हो,
गेन और लॉस, गेन और लॉस ऑन ऑन मर्जर, मर्जर पर किसी कंपनी को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो पता कैसे चलेगा? तो हम उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू बिफोर मर्जर कितनी थी, वैल्यू बिफोर मर्जर कितनी थी, माइनस कर देंगे वैल्यू आफ्टर मर्जर कितनी है, वैल्यू आफ्टर मर्जर कितनी है, तभी तो पता चलेगा गेन हुआ या लॉस हुआ, राइट। जैसे कि बोलते हैं ना कि आपका पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या वैल्यू आ रहा था और मर्जर होने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मर्जर होने के बाद आपका, ठीक है, वैल्यू बिफोर मर्जर आप लोगों की फॉर एग्जांपल 100 रुपये थी और वैल्यू आफ्टर मर्जर 110 हो गई, इसका मतलब 10 रुपये का गेन हो रहा है। सर लेकिन यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर आपको नेगेटिव में गेन नहीं चाहिए तो उल्टा कर दो, पहले आप आफ्टर वर्ड को लिख लो और बाद में बिफोर, मतलब वैल्यू आफ्टर मर्जर में से वैल्यू बिफोर मर्जर को माइनस कर दो, तो अब आपको जो गेन है वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और जो लॉस आएगा वो नेगेटिव में। अगर आपको पॉजिटिव वाले फिगर को गेन कंसिडर करना है तो ये वाला वर्ड यूज करने का कि वैल्यू आफ्टर मर्जर माइनस वैल्यू बिफोर मर्जर। अभी क्या वैल्यू है, पुरानी वैल्यू क्या थी, दोनों के डिफरेंस अगर पॉजिटिव आए तो गेन, नेगेटिव आए तो लॉस, करेक्ट। तो होप गेन और लॉस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये इस चैप्टर के अंदर आने वाले पूरे के पूरे क्या है, फॉर्मूले की लिस्ट है, राइट। अब चलते हैं हम लोग कुछ सवालों की तरफ। पहले हम लोग गो थ्रू करते हैं हमारे रेगुलर जो शीट के क्वेश्चन है वहाँ से, एंड दो उसके बाद हम चलेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो आ गए हम लोग हमारे मर्जर एंड एक्विजिशन के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें से मैं सबसे पहले आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन करवाते करवाते ही मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड करवाते हुए चलूंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हीं क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा क्या करना, फोकस्ड करना। सर पहले वाले क्वेश्चन पे नहीं उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन कैसे सॉल्यूशन होगा एक बार मैं विजिट और गो थ्रू करवाते हुए चलता हूँ। क्या बोलता है सवाल, प्रभति लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर साहित्य लिमिटेड फॉर एक्सचेंज ऑफ रेशियो 0.8। देखो पहले आपको ना क्या समझना जरूरी है, पहले आपको ना इस बात को समझना जरूरी है कि कौन किसको एक्वायर्ड करता है, क्योंकि ये बात अगर क्लियर नहीं समझे हो ना, पक्का है कि आप एक्सचेंज रेशियो में गड़बड़ कर दोगे। तो प्रभति लिमिटेड क्या कर रही है, इस प्लानिंग टू एक्वायर साहित्य लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर अगर मैं परचेसिंग और वेंडर कंपनी की बात करूँ या फिर एक्वायरिंग और एक्वायरर कंपनी की अगर बात करूँ, तो प्रभति लिमिटेड सोच रही है ना किसी को एक्वायर्ड करने का, इसका मतलब ये परचेसिंग कंपनी होंगी, और साहित्य लिमिटेड को एक्वायर किया जा रहा है तो ये वेंडर कंपनी होंगी, राइट। फॉर एक्सचेंज रेशियो, और एक्सचेंज रेशियो ऑफ इट शेयर फॉर ईच शेयर, देखो अच्छे से पढ़ना, एक्सचेंज रेशियो तो उन्होंने बता दिया, शेयर एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.8, मतलब किसी के एक शेयर के लिए किसी को तो भी 0.8 मिलने वाला है, बट किसके एक के बदले किसको 0.8 मिलेगा वो देखना हमें ज़रूरी है। तो ऑफ इट्स शेयर फॉर द ईच शेयर ऑफ साहित्य लिमिटेड, मतलब साहित्य लिमिटेड के एक शेयर के बदले, साहित्य का एक शेयर तो बदले में उसको कितना मिलने वाला है, 0.8 मिलने वाला है प्रभति से, राइट। यानी कि पक्की बात है इनके पास पहले से जितने शेयर होंगे, अब इस कंपनी के कुछ कम शेयर आएंगे, इस कंपनी से इनको उसके 0.8 शेयर आएंगे। तो पहले से इनके पास शेयर्स कितने थे जरा देखते हैं। तो देखो आपको दिखेगा यहाँ नंबर ऑफ शेयर, इनके पास पहले से कुल मिलाकर कितने शेयर्स थे, 2 लाख। तो क्या करेंगे, इनके हर एक शेयर के लिए 0.80 शेयर देने वाला है, तो 2 लाख शेयर के लिए कितने मिल जाएंगे, 2 लाख इंटू 0.80, मतलब कि 1,60,000 शेयर जो साहित्य कंपनी है ना, इनके शेयर होल्डर को मिल जाएंगे। किस, कौन से कंपनी के, प्रभति कंपनी के। तो प्रभति कंपनी के भी इनके पास भी आ गए शेयर, लेकिन कितने, 1,60,000 शेयर्स आ गए, राइट। चलो तो ये शेयर एक्सचेंज की बात समझ में आई। अच्छा आगे और भी इंफॉर्मेशन लिखी थी, क्या लिखा था आगे, आगे आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल दिया है। कितना है अर्निंग आफ्टर टैक्स आप लोगों का, 16 लाख और 6 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दिए, दोनों का ईपीएस भी दिया हुआ है, दोनों का पी रेशो भी दिया है, दोनों का मार्केट वैल्यू भी दिया है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं भी गिवन होती, जैसे कि अर्निंग पर शेयर नहीं भी गिवन होता, तो क्या आप खुद से फाइंड कर सकते थे, हाँ जी सर कैसे होता है, और आपका ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूं, क्योंकि टैक्स रेट तो गिवन है नहीं, अच्छा वैसे भी आफ्टर टैक्स है, और इसको भी मैं डिवाइडेड बाई कर दूं,
तो देखो 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख करता तो 4 रुपये आ जाता क्या अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पर भी 3 रुपये आ जाता क्या अर्निंग पर शेयर। अच्छा, और अगर आपको पी रेशो पता है तो मार्केट प्राइस नहीं भी दिया होगा तो आप निकाल सकते हो क्या, कैसे, अर्निंग पर शेयर इंटू पीई रेशो करते हैं तो मार्केट प्राइस आता है क्या, तो 4 रुपये इंटू 10 रुपये करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये। अर्निंग पर शेयर यही है ना आपका, तो कितना आ जाना चाहिए यहाँ पर 40 रुपये, और यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए था आपका, ये 2 लाख है तो ये कितना आ जाना चाहिए था आपका 7। पी रेशो अपन निकाल रहे हैं ना, 1 मिनट, अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशो करते हैं तो क्या निकलता है आपका, मार्केट प्राइस पर शेयर निकलता है, क्योंकि एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस होता है, ईपीएस इधर जाएगा, यस। तो अर्निंग पर शेयर आपका कितना था यहाँ पर 3 रुपये, तो इंटू 7 कितना आना चाहिए यहाँ पर 21 रुपये आना चाहिए। ये आप लोगों का कितना होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पर 21 रुपये होना चाहिए, वहाँ पर गड़बड़। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस सर इसका 180 ही चल रहा हो, लेकिन अगर 180 चल रहा है तो फिर पी रेशो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशो निकलता है। अगर आप बोलते हो कि अगर मेरा 180 है और ये 3 है तो फिर पी रेशो 60 देना चाहिए था, कुछ तो भी फिगर क्या दिया है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि इनके रिलेशन भी तो सेटिस्फाइड होने चाहिए फार्मूले के, राइट। तो हम लोग इसको करेक्ट करके 21 रुपये कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बताना था, आपको बताना था ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना होता है, दोनों को मर्ज करने के बाद आपका अर्निंग पर शेयर कितना आता है। तो देखो ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा, लेकिन अब जो हम अर्निंग की बात करेंगे वो अर्निंग कौन सी अर्निंग होंगी, अर्निंग आफ्टर मर्जर, टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर कितनी आ जाती है। तो अर्निंग आफ्टर मर्जर की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग आफ्टर मर्जर हो जाती है, करो इसकी 16 लाख इसकी 6 लाख, तो 16 लाख प्लस 6 लाख को मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 लाख, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, यहाँ पर भी हमको क्या लेना है, आफ्टर मर्जर लेना है। तो देखो इनके पहले से तो 4 लाख शेयर थे और मर्जर के बाद क्या इनके 2 लाख शेयर रहे क्या, नो, हमने तो इनको 0.80 शेयर इशू किया था ना, मतलब इनके पास तो अब 1,60,000 ही शेयर बचे हैं, तो यानी कि 4 लाख प्लस 1,60,000 शेयर हो जाएंगे आपके, यानी कि कुछ कुल मिलाकर 5,60,000। तो फिर 22 लाख डिवाइडेड बाई 5,60,000, तो आपका 3 रुपीज़ 93 पैसा ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाता है आफ्टर मर्जर। अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो साहित्य कंपनी तो फायदे में रहा, क्यों, क्योंकि उसका पहले अर्निंग पर शेयर 3 रुपये था, अब 3 रुपये 93 पैसा हो गया, और बेचारे का पहले 4 रुपये था, अब 3 रुपये 93 पैसे पर आ गया, ठीक है। तो अगर आप पर शेयर के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो साहित्य कंपनी के शेयर होल्डर प्रॉफिट में आ चुके हैं। कैसे प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि उनका अर्निंग पर शेयर अब बढ़ रहा है पहले के मुकाबले। अच्छा, दूसरा पीई रेशियो निकालो बोलता है आफ्टर मर्जर, क्या निकालो बोलता है, पीई रेशियो। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस हमेशा याद रखना, अगर आपको मर्जर के बाद का अगर पी रेशियो बोल रहा है तो ये कंपनी तो खत्म ही हो चुकी है ना, तो आपको मार्केट प्राइस किसका कंसिडर करना पड़ेगा, जो कंपनी कंटिन्यू बिजनेस कर रही है। तो 40 रुपये डिवाइडेड बाय आफ्टर मर्जर, इनकी वैल्यू क्या आ गई 3.93 अर्निंग पर शेयर, तो करो 40 रुपये डिवाइडेड बाय 3.93, यानी कि अब मर्जर के बाद आपका जो पी रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10.18 टाइम्स, कितना हो जाएगा 10.18 टाइम। तो ऐसा आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। अगला अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूनिक स्टील लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग टू एक्वायर द सीमा मैन्फ्रेम लिमिटेड। अगेन यहाँ पर यूनिक स्टील लिमिटेड क्या कर रहा है, एक्वायर करने की बात कर रहा है, राइट। किसको एक्वायर करने की बात कर रहा है, मेन फ्रेम लिमिटेड को, मतलब अगेन ये आपकी परचेसिंग कंपनी बन जाएंगी और ये वेंडर कंपनी बन जाएंगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, उसके अलावा अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है। तो क्या यहाँ से आप ईपीएस फाइंड कर सकते हो दोनों का, हाँ जी सर बिल्कुल, इसका 5 रुपये ईपीएस आएगा और इसका 3 रुपये ईपीएस आएगा। निकाल दिया क्या आपने ईपीएस, हाँ जी सर, कैसे निकाला,
ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट। अच्छा, मार्केट वैल्यू पर शेयर दी है, तो क्या पीई रेशियो निकल सकता है दोनों का? कैसे आएगा? तो पीई रेशियो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो अगर मैं इनका ईपी आपका पीई रेशियो निकालूं तो इसका तो 4 टाइम आना चाहिए, और 13 डिवाइडेड बाय अगर 3 करूं तो 4.33 आना चाहिए, यानी कि दोनों का पीई रेशियो भी निकाल दिया गया। हाँ, अब पूछा क्या था, फाइंड आउट द करंट ईपीएस फॉर ईच कंपनी। आपको प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना है, बट यही है कि 5 रुपये और 3 रुपये आंसर। अर्निंग पर शेयर ऐसे निकला हमारा, नेट अर्निंग या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। और दूसरे पॉइंट में बोलता है व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस फॉर द यूनिक स्टील लिमिटेड इफ द प्रपोजल मर्जर टेक प्लेस बी एक्सचेंज इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। यानी कि इनका जो शेयर एक्सचेंज है वो किस पर बेस्ड है, बोलता है करंट मार्केट प्राइस पर बेस्ड है। तो करंट मार्केट प्राइस में अगर आप देखोगे तो आपको सीमा के रूप कितने दिख रहे हैं? 13 रुपये का एक शेयर दिख रहा है क्या सीमा का? मार्केट प्राइस देखो मार्केट, और यहाँ पर यूनिक का कितना दिख रहा है? 20 रुपये। यानी कि इसके एक शेयर का भाव 13 रुपये, जबकि इसके एक शेयर का भाव 20 रुपये है। तो इनका शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या निकल जाएगा? 13 रुपये डिवाइडेड बाई 20 रुपये, मतलब कि 0.65। ये 0.65 क्या डिनोट करता है? ये इस बात को डिनोट करता है कि यूनिक लिमिटेड सीमा को कितने शेयर अलॉट करने वाला है। तो हर एक शेयर के बदले 0.65 शेयर ही अपने कंपनी के देने वाला है। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना था? शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना था। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो आपने निकालना था। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पर्टिकुलर मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पर। तो 0.65 आया। और नाउ अब कितने शेयर इशू हो रहे हैं बता देता हूँ। इसके पास पहले से 6 लाख शेयर थे, तो इसको अब नए शेयर 0.65 के हिसाब से मिल जाएंगे। तो कर दो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.65, तो 3,90,000 शेयर मिलेंगे सीमा को नए। कितने मिलेंगे? 3,90,000। तो 390 प्लस 10 लाख, मतलब टोटल मिला के दोनों के आफ्टर मर्जर 13,90,000 हो जाएंगे के शेयर्स। और दोनों की अर्निंग को मर्ज करो तो 50 लाख प्लस 18 लाख कितना होता है? 68 लाख। तो 68 लाख डिवाइडेड बाय 1,30,000, तो आपका ये आ जाएगा 4.89 रुपीज़। ये आपका अर्निंग पर शेयर, नया अर्निंग न्यू ईपीएस आ गया आपका आफ्टर मर्जर। तो होप ये वाली भी बात आपको क्लियर है दोनों। फिर उसके बाद बोलता है व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ द सीमा मेन फ्रेम वांट टू इंश्योर द सेम अर्निंग। अगर सीमा सेम अर्निंग चाहती है तो अब आपको बताना है कि उनका क्या होना चाहिए, मतलब उनका अर्निंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब भी सेम अर्निंग बोलेंगे तो समझ जाना ईपीएस को बेस मानना है। अब तो अगर मैं अब ईपीएस के बेसिस पर मानूं तो इनका पहला ईपीएस कितना था? 3 रुपये, और इनका ईपीएस कितना था? 5 रुपये। तो इनका शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या निकल जाएगा? 3 रुपये डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 0.60। ये क्या निकल गया आपका? शेयर एक्सचेंज रेशियो। हमेशा याद रखना, जो भी वेंडर के है वो ऊपर आएंगी वैल्यूज, और जो परचेसिंग कंपनी की है वो नीचे आएंगी। तो यहाँ पर ईपीएस के बेसिस पे लेना था तो ये निकल गया। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ कि कितने शेयर्स किए जाएंगे, तो 6 लाख इंटू 0.60 से मल्टीप्लाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 3,60,000। कितना आ जाना चाहिए? 3,60,000, राइट। तो क्या भी पता चल गया आप लोगों का? व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो? तो 3 लाख, एक्सचेंज रेशियो तो 0.60 है, और कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं? 3,60,000 शेयर एक्सचेंज किए जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का, अगर सेम अर्निंग मेंटेन करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपके सामने एक और सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2 कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर दिए, ईपीएस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, पी रेशो दिया है। अच्छा, कौन किसको एक्वायर्ड कर रहा है? एसआर लिमिटेड वांट, मतलब समझ गया मैच, वो चाहता है ना, तो ये परचेसिंग है। और किसको टेक ओवर करना चाहता है? रॉयल को, मतलब ये वेंडर है। चलो अब पूछा क्या, जरा उसके तरफ आ जाते हैं। बोलता है व्हाट विल बी द ईपीएस ऑफ सर्वाइविंग कंपनी। सर्वाइविंग कौन है? एसआर, क्योंकि यही तो आगे सर्वाइव करने वाली है।
तो बोलता है व्हाट विल बी द ईपीएस ऑफ द सर्वाइविंग कंपनी आफ्टर द मर्जर, यानी इन सिंपल वर्ड आपको ईपीएस निकालना है आफ्टर मर्जर। तो दोनों की अर्निंग को पहले मर्ज कर लेंगे, यानी कि आफ्टर मर्जर दोनों की अर्निंग हो जाएंगी 180 डिवाइडेड बाय, अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा, इसके तो 25 शेयर थे, 25 लाख शेयर थे, लेकिन देखना पड़ेगा ना इसको कितने नए शेयर इशू किए गए शेयर एक्सचेंज के हिसाब से, जितने इसको किए होंगे उतने शेयर यहाँ प्लस होंगे। तो उसके लिए मुझे पहले शेयर एक्सचेंज रेशियो देखना पड़ेगा, तो आगे बताएंगा उसके बारे में भी कहीं ना कहीं। यूजिंग द सर्वाइविंग कंपनीज न्यू प्राइस अर्निंग रेशियो आफ्टर द मर्जर, आपको मर्जर के बाद का क्या बता दिया गया है, आपको न्यू पीई रेशियो बता दिया गया है। आपको क्या बता दिया गया है, न्यू पीई रेशियो बता दिया गया है। तो न्यू पीई रेशियो कितना है 12। अच्छा पीई रेशियो कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो ये आपका आफ्टर मर्जर है क्या, यस सर आफ्टर मर्जर 12 रुपये क्या आया बोलता है, अच्छा 12 रुपये क्या बोलता है, न्यू अर्निंग आफ्टर द मर्जर फॉल टू, अच्छा यानी 13, पहले 13 था तो 13 से गिरकर अब 12 हो गया बोलता है, मतलब नया आपका पी रेशो 12 कंसिडर्ड होगा। अच्छा आपको मार्केट प्राइस नहीं पता, लेकिन आपने आफ्टर मर्जर का ईपीएस तो निकाला होगा, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, नया मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, यानी कि जो पुराना मार्केट प्राइस था वो खत्म हो जाएगा, नया मार्केट प्राइस आ जाएगा। कैसे, तो उसके लिए पहले आपको यही आफ्टर मर्जर निकालना था। आगे और पढ़ता हूँ क्योंकि अभी भी शेयर एक्सचेंज के बारे में बात, अच्छा ऊपर में कर तो रखा है यार, शेयर एक्सचेंज रेशियो सीधा दिया हुआ है उन्होंने, क्या बोलता है एसआर लिमिटेड इतने एक्सचेंज फॉर एवरी शेयर इतना, मतलब कि 0.5, मतलब कि 4 लाख शेयर आ जाएंगे क्या, 8 लाख इंटू 0.5 करूंगा शेयर एक्सचेंज रेशियो से, तो 4 लाख शेयर आ जाएंगे इसके, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इसके थे, और इसको हमने नए शेयर जो इशू किए वो 4 लाख है, ऐसे करके 29 लाख शेयर हो गए टोटल मिला के। तो आपका 6.21 रुपीज़ आता है, कितना 6.21 रुपीज़ आता है आपका ईपीएस आफ्टर मर्जर। और क्योंकि ये ईपीएस आफ्टर मर्जर पता चल चुका है 6.21, तो यहाँ से मार्केट प्राइस भी आ सकती है, इनटू अगर मैं क्या कर दूँ 12, तो मेरा जो अब नया मार्केट प्राइस है वो है 74 रुपीज़ 48 पैसा, राइट। मैंने राउंड ऑफ पूरी वैल्यू लिया है, राउंड ऑफ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर लिखा जरूर है लेकिन लिखते समय पूरी वैल्यू लिखा था कैलसी पर। और अगर कोई सिर्फ जहाँ ये 2 ही डिजिट को कंसिडर करेगा तो इसका 74.52 पैसा था, 4 पैसे का डिफरेंस है, इग्नोर कर सकते हैं। आपको बोला था मेक इवेल्युएशन एंड द सजेस्ट वेदर द मर्जर इज बेनिफिशियल और नॉट फ्रॉम द व्यू ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एसआर लिमिटेड। एसआर लिमिटेड के हिसाब से ये बेनिफिशियरी है या नहीं है, मुझे तो यहीं से समझ में आ रहा है नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जो कंपनी की पहले मार्केट वैल्यू 78 रुपये थी, अब ये मर्जर के बाद 74 रुपये हो जाएंगे, तो उसका घाटा हो रहा है ना उसके शेयर होल्डर को। चलो सर कैसे निकाल के बताओ जरा, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर कितनी आ रही है उनकी, सिर्फ एसआर के लिए बोला है, तो एसआर के पास कुल 25 लाख शेयर थे और उनकी मार्केट वैल्यू 74 रुपये 48 पैसे आ रही है अभी, तो मल्टीप्लाई कर देना उनकी मार्केट वैल्यू मिल जाएंगी आफ्टर मर्जर। जबकि मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर उनकी कितनी थी, 25 लाख शेयर पे 78 रुपये के हिसाब से थी। तो देखोगे तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा कि जो एसआर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, एसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, एसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दिया। रॉयल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता तो यहाँ पर मैं रॉयल के पहले की वैल्यू ले लेता और बाद की आफ्टर मर्जर की वैल्यू ले लेता और बिफोर मर्जर की भी ले लेता। सर कैसे, एक मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वहां से करके बताऊंगा इस, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं आप लोगों को, राइट। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है एक मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर आपको करके बताऊंगा। अभी आगे बढ़ जाया जाए, प्रॉफिट गेन का एक मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पर तो बैलेंस शीट में एसेट्स की क्या नहीं है, पूरी वैल्यू मिसिंग है। चलो ये नेट एसेट्स अप्रोच से है, बस नेट एसेट्स मेथड में हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको नेट एसेट्स निकालना होगा कंपनी का। और नेट एसेट्स कैसे निकालते हो, जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो शेयर होल्डर फंड्स है ये एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, हमेशा याद रखना। डिबेंचर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, उसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और उसके अलावा ये आपके असेट्स है, सिर्फ प्रिलिमिनरी को छोड़ देना, बाकी सारे आपके नॉर्मल असेट्स है, सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को छोड़ देना। तो सारे असेट्स की टोटल करो, आपको टोटल असेट्स मिल जाएंगी।
उसमें से फिक्टिशियस को छोड़ देने का, इसको मत लेने का टोटल एसेट्स में, और माइनस करने का एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को डिवाइड कर देने का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो बुक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू पर शेयर। बट यहाँ पर आप लोगों को 3 बेसिस पर कैलकुलेट करने बोला है। अगर आप क्वेश्चन की हेडिंग अगर पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेट असेट्स वैल्यू पर शेयर एज पर बुक वैल्यू, जो अभी आपको बताया, मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालो बोलता है, और लिक्विडेटेड वैल्यू के बेसिस पर। तो सारी वैल्यू आपको नीचे में दी हुई है। ये अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल, ये सारी के सारी आपको फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू बता दिया, स्टॉक की मार्केट वैल्यू बता दिया, डेटर की मार्केट वैल्यू बता दिया, और बाकी जितनी रिमेनिंग एसेट्स है बोलता है वो सब के सब बैलेंस शीट के वैल्यू पर है। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू गिवन होगी, हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू गिवन है बोलता है, उस बैलेंस शीट की वैल्यू के बेसिस पर आपने पहले टोटल एसेट्स निकाल देने का, और जो भी टोटल एसेट्स आएंगी, टोटल एसेट्स एज पर मार्केट वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, फिर से इसकी मिल जाएंगे। और लास्ट ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये लिक्विडेशन से रिलेटेड है। फिर लिक्विडेशन के लिए आपको हर एक चीज़ की वैल्यू दी गई है, और जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है वो आपने बुक वैल्यू पर ले लेना है, मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से ले लेने का है। डन। तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा। अच्छा सर, ये लिक्विडेशन कॉस्ट का क्या करेंगे। लिक्विडेशन कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा है आपके लिए। तो जितनी आपकी नेट असेट्स आएंगी, उस नेट असेट से आप लोगों ने लिक्विडेशन कॉस्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, राइट। क्योंकि नेट असेट्स जो आपका जो लिक्विडेशन कॉस्ट है वो आपके लिए एक प्रकार से क्या करता है, एक्सपेंसेस का रोल प्ले करता है। तो उसको आपने माइनस कर देना रहेगा जो भी आपकी नेट असेट्स आएंगी उसमें से, और देन फिर उसके बाद आपने डिवाइड करना है काय से, नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएंगे। 3 अलग अलग सिनारियों में निकालना था। अगेन एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या निकालने के लिए बोला गया था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए बोला गया था। तो इकोनॉमिक वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले नो पैट निकालना पड़ेगा। नो पैट मतलब होता है, ऑलरेडी नो पैट दिया है क्या, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका, बस इसमें से टैक्स माइनस कर दो। तो टैक्स कितना परसेंट था, 40%। तो 300 लाख का अगर मैं 40% निकालूं तो आई गेस वो 120 होता है। तो नो पैट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपके, 300 माइनस 40%, तो नो पैट आ जाएगा आपका 180। कितना, 180 आएगा ना। 300 में से मैंने माइनस कर दिया 40% का टैक्स, तो 180 कितना क्या आ जाना चाहिए आपका, नो पैट आ जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 200 का क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस करना था आपको 40%, तो 120 आना चाहिए। क्योंकि 200 में से अगर मैं 40% माइनस करूं तो कितना आता है, 120। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन था, आपको स्टेटमेंट बताया था मैंने, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे इकोनॉमिकल वैल्यू कैसे निकालना होता है, तो उसके लिए आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया गया, ये स्टेटमेंट। तो आपको सेल दिया हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी है, तो सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सीधा टैक्स माइनस करेंगे तो नो पैट आ गया। मतलब आपको क्या पता चल गया, नो पैट। अब हम लोग टोटल कैपिटल और WACC भी निकालने की कोशिश करते तो EAV आ जाएगा आपका। चलो उधर चलते हैं वापस। तो आप लोगों के पास नो पैट तो निकल गया। देखो अब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है। क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द 150 लाख की इक्विटी है बोलता है, एंड ऑल्सो इंक्लूड एंड ऑल, क्या बोलता है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज 150 लाख का इक्विटी है, एंड ऑल्सो इंक्लूड 100 लाख का डिबेंचर, मतलब 150 और 100 250 लाख की टोटल कैपिटल है क्या, उसमें से डेप्ट कितना है बोलता है 12%। तो यानी कि आपको केडी पता चल चुका है, करेक्ट। केडी आपको पता है कितना है, केडी आपका 12%। और वेट भी पता है क्या, हाँ जी, 100 लाख डिवाइडेड बाय 250 लाख। तो ये आपको क्या पता चल जाएगा, वेट इंटू केडी। ऐसा इक्विटी के लिए भी करेंगे क्या, अच्छा इक्विटी का वेट तो पता है 150 डिवाइडेड बाय 250 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, NI, मतलब कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो NI आपके पास ऑलरेडी है, ये सारा टैक्स वगैरह काटने के बाद 112.8 लाख, राइट। ये सब काटने के बाद ही है ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, नहीं गलत है ये,
112 लाख तो आना नहीं चाहिए वैसे। एक मिनट, अब मैं पूरा स्टेटमेंट ही बना लेता हूँ। अगर 500 में से 300 गए तो 200 बचे, फिर 200 में से इंटरेस्ट और 12 गया तो उसमें से 40% का टैक्स गया, तो यस कितना बच रहा है हमारे पास 112। हम अपने को के ई निकालना है। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी % आती है। तो 112.8 ये क्या गया हमारा नेट इनकम। इसमें से कहीं और कोई ट्रांसफर वगैरह करना है क्या? डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है हमारे पास 150। ये फिगर लैक्स में है। बाप रे, इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है 75 पॉइंट समथिंग। तो 75.2% आपका के ई निकल गया। तो ये भी आपको पता है 75.2। अच्छा, डिबेंचर में क्या टैक्स से होता है? हाँ जी, डिबेंचर में कैसे होता है टैक्स? तो अगर मैं 12 में से 40% टैक्स हटा दूँ तो मेरे लिए डिबेंचर की इफेक्टिव कॉस्ट इतनी है, और 250 डिवाइडेड बाई 250 मतलब कि इसका वेट था 0.40% का, और 75.2 इसका वेट आएगा आपका 0.60% का। अब सिंप्लीफाई कर दो 0.40 इंटू 7.2 तो 2.88 WACC, और 75.2 इंटू 0.60 मतलब कि 45.12, और दोनों को जोड़ दूँ तो 48% का मेरा WACC निकलता है। और अपने को EVA निकालना है तो नो पैट पता है। नो पैट कितना आता है 120 माइनस 150 का कितना %? 48% हमारा WACC। 150 नहीं 250। हमारा टोटल कैपिटल कितना था 250। तो 250 का अगर मैं 48% निकालूँ तो 120 आता है। मतलब कि हमारा अगर देखा जाए तो EVA कितना आ जाएगा 0, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, अगर आप हमें बताते कि कितना डिविडेंड दिया या कोई हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताते तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू रखकर कैलकुलेट करता। तो फिलहाल इस गिवन क्वेश्चन में आपका EVA कितना आया है 0 आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट EVA के बाद एक MVA वाला भी टॉपिक होता है। अगेन वो टॉपिक को यहाँ एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो करेक्ट। तो मैं डायरेक्ट 7 पर आ जाता हूँ। 7 में क्या बोला गया आपको? मेक द MVA, वही MVA के बारे में बोल रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को। 8 वाला भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, स्किप कर दो। 9वां क्वेश्चन सिर्फ शेयर एक्सचेंज रेशो निकाल के बताना है, स्किप कर दो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ EPSC तो निकाल के बताना है और शेयर एक्सचेंज रेशो बताना है। अगर आ भी गया तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 में किया हुआ है। यहां से अब जो 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये अब मैं कह सकता हूं आप लोगों के एग्जाम से थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मधु कंपनी और सुधा कंपनी 2 कंपनी है। मधु और सुधा 2 कंपनी है। क्या बोलता है? मधु कंपनी विशेष टू टेक ओवर सुधा, मतलब मधु कंपनी कौन सी कंपनी बन गई? परचेसिंग। और सुधा कौन सी कंपनी बन गई? वेंडर। और दोनों की हमको बैलेंस शीट बनाकर दी गई है। और नीचे में आपको क्या बोला है? एनुअल प्रॉफिट फॉर द इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सब काट पिट के इतना उनका क्या दिया हुआ है आप लोगों को? प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब ये उनका क्या है निकल सकता है यहाँ से? अर्निंग पर शेयर निकाल सकता हूँ क्या? अगर आपको नेट प्रॉफिट सब काट पिट के दिया है यानी नेट इनकम अवेलेबल फॉर, तो दोनों के लिए यहाँ पर EPS निकल जाएगा क्या? कितना निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर खोजो दोनों के कितने हैं। दोनों के अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं तो ये तो डिबेंचर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये शेयर इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक है। तो अगर मुझे नंबर चाहिए तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाएंगे क्या? 2,500 शेयर्स थे इनके पास पहले से और इनके पास 5,000 शेयर्स थे, राइट। तो चलो मेरे को अगर नंबर पता चल गया है तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? EPS डिवाइडेड बाय 5,000 शेयर और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2,500 शेयर। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना होता है? 36 रुपये। तो इनका EPS कितना आ गया? 36। और 70,000 डिवाइडेड बाय 2,500 तो इसका EPS कितना आ गया? 28 रुपये, करेक्ट। तो क्या पता चल गया हम लोगों को? दोनों का EPS पता चल गया क्या? हाँ। तो अगर EPS पता चल चुका है तो क्या अब इस EPS से हम शेयर एक्सचेंज रेशो निकाल सकते हैं? कैसे? सुधा के कितने? 28 और इसके कितने? 36। तो
तो 28 डिवाइडेड बाई 36, तो आपका शेयर एक्सचेंज रेशो आ जाएगा 0.77778, करेक्ट। तो अगर आपको शेयर एक्सचेंज रेशो मिल चुका है 0.778, ये क्या है आपका शेयर एक्सचेंज रेशो है 0.778। क्या पता चल गया आपको शेयर एक्सचेंज रेशो, तो निकाल दो कि सुधा को कितने शेयर मिलेंगे, 2500 थे, 2500 इंटू गया, तो 2500 इंटू कितना कर दोगे 0.778, तो पता चल जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली आपके 1950 के आसपास आता है राउंड फिगर अगर आप करोगे तो शेयर 2500 इंटू 0.778 अगर आप करते हो, सॉरी 2500 ने 1945 के आसपास आता है, कितना आता है 1945 के आसपास आता है। अच्छा, दूसरा बोला था मार्केट प्राइस के बेसिस पर शेयर एक्सचेंज रेशो निकालो, तो सुधा के 270 के हैं और इसके 210 के हैं, तो इनका शेयर एक्सचेंज रेशो क्या निकल जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 210 मतलब 1.2857, ये शेयर एक्सचेंज रेशो निकल गया। तो निकाल सकते हो कि अब शेयर कितने इशू किए जा रहे हैं सुधा को, तो 2500 इंटू 1.2857 कितने शेयर आ जाएंगे इंटू 2500, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 300 अगर राउंड फिगर करते हो आप 3215 के आसपास राउंड फिगर आते हैं, ये मैंने राउंड फिगर में लिया ये वैल्यू को, करेक्ट। अब आगे बोलता है इफ द मधु कंपनी डिसाइडेड टू एक्वायर द सुधा कंपनी देन, चलिए तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला था देन व्हाट विल बी द प्राइस यू रिकमेंडेड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो। अच्छा, प्राइस भी पूछा था आपको कि क्या प्राइस आएगा, तो हमने तो नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए और इसी को मैं करंट मार्केट प्राइस से अगर मल्टीप्लाइड कर दूं तो हमें क्या भी पता चल जाएंगे, वैल्यूज भी पता चल जाएंगी कि कितनी वैल्यूज हम लोगों ने एक्सचेंज करना है, वो भी पता चल जाएगा। अगर मैं जो मधु कंपनी के मार्केट प्राइस को अगर मल्टीप्लाइड करूंगा सबके साथ तो मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि कितने वैल्यूज जाने हैं। बाकी आपको वैसे तो बताना था रिकमेंड इन द टर्म्स ऑफ शेयर एक्सचेंज बेसिस, तो हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर एक्सचेंज करते तो कितने शेयर इशू करने वो बात कर लिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर एक्सचेंज करने होते तो कितने करने वो बात कर लिए। नाउ नेट असेट्स भी बोला है आपको, तो नेट असेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आ जाओ आप लोगों को नेट असेट्स निकालना पड़ेगा, किसका, सुधा लिमिटेड का, क्योंकि सुधा का और मधु का दोनों का निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले मधु के लिए निकाल देता हूँ। असेट्स में टोटल असेट्स कितनी आ गई इनकी 6 लाख प्लस 3,70,000 मतलब 9,70,000 की टोटल असेट्स है। अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में 1 लाख प्लस, अच्छा ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर प्रीमियम भी इंटरनल होता है, इक्विटी शेयर भी इंटरनल होता है, प्रेफरेंस शेयर एक्सटर्नल है, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है रिडीमेबल इरिडीमेबल, तो हम बाय डिफॉल्ट रिडीमेबल ही मानेंगे। तो ये 1 लाख प्लस 2 लाख मतलब 3 लाख के एक्सटर्नल हो गए क्या, तो नेट असेट्स कितनी बच गई 6,70,000 नेट असेट्स है, और नेट असेट्स को डिवाइड कर दूं मैं नंबर ऑफ शेयर से, तो 6,70,000 डिवाइडेड बाई 6,70,000 डिवाइडेड बाई 5,000 शेयर, तो 134 रुपये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है किसकी, मधु की। उसी तरीके से सुधा के लिए निकालेंगे, 4,10,000 के टोटल असेट्स है और एक्सटर्नल में ये डिबेंचर है इनके पास, डिबेंचर उसके अलावा ये भी नहीं है, ये क्योंकि आपके इंटरनल होती है, ये भी इंटरनल होती है, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंटरनल होती है और डिबेंचर ये एक्सटर्नल होती है, बट डी नहीं है, तो ओनली 50,000 एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो 3,60,000 आ जाएगा, और 3,60,000 को डिवाइड करेंगे कितने से 2,500 शेयर से, ठीक है 2,500 है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2,500, तो ये आ जाएगा आपका 144 रुपये, और यहाँ से शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या बन जाएगा मेरा 134 रुपये और 144 रुपये, तो कहाँ गया आपका नेट असेट्स, ये तो 144 किसका था परचेसिंग कंपनी का, और वेंडर कंपनी का कितना था 134, तो 134 उल्टा बोल दिया क्या मैंने, एक मिनट देख लिया जाए, 144 किसका है सुधा का है और 134 किसका है मधु, सुधा वेंडर कंपनी है, 144 डिवाइडेड बाय 134 आना चाहिए, 144 डिवाइडेड बाय 134, तो शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1.07, और सुधा के पास पहले से 2,500 शेयर थे क्या, दे दो 1.07 के हिसाब से, तो कितने शेयर आ जाएंगे उसके, अप्रॉक्स में इसको राउंड फिगर करके लिख रहा हूँ 2687,
इतने शेयर हमको देने पड़ेंगे, राइट। कितने? 2687, मैंने अप्रॉक्सीमेट पूरे फिगर लिखा है, इतने शेयर्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। और कोई अगर सिर्फ 2500 इंटू 1.07 अगर सिर्फ ये 2 ही डिजिट करता तो उसका शायद 2675 आता। मैंने पूरे डिजिट लिया था कैलकुलेटर पे इसके आगे के, इसलिए थोड़ा सा 12-13 शेयर्स यहाँ पर आगे पीछे हो रहे हैं। तो होप आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट शेयर एक्सचेंज कैसे निकालना, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैसे निकालना, ये तीनों बातें आप लोगों को क्या है, तो यहाँ पर शेयर्स निकाल के बताना था कि तीनों बेसिस में कैसे हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में आने के लिए। उसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की तरफ, एंड अगला सवाल आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, मैं ये सवाल से भी पहले अगेन यहाँ क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है आपको, नंबर ऑफ शेयर दिए, मार्केट प्राइस दिया है, यहाँ से आप ईपीएस निकाल सकते हो, राइट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? ईपीएस कितना आ जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई, अगर आप 4000 शेयर करते हो तो आई गेस यहाँ पर 5 रुपये ईपीएस आ जाता है, यहाँ 6 रुपये आ जाता है। और आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर भी है, ईपीएस भी है, तो आपका पी रेशो भी आ जाएगा। तो पी रेशो कितना आ जाएगा? यहाँ 3, और यहाँ पी रेशो कितना आ जाएगा? 2। 12 रुपये डिवाइडेड बाई 6 रुपये करोगे तो ये लगभग इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आपको बोलता है इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय द एक्सचेंज रेशो, it is based on current market price, what is the new EPS फॉर द होरिजन। तो सबसे पहले आप लोगों को जो शेयर एक्सचेंज रेशो निकालना है, किसके बेसिस पर निकालना है? मार्केट प्राइस। तो इसका अच्छा कौन किसको कर रहा है? होरिजन रिसोर्स इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ अ प्रीमियर कंसल्टेंट, राइट। कौन किसको बारे में सोच रहा है? होरिजन स्टडी कर रहा है किसको एक्वायर्ड करने के बारे में? प्रीमियम को एक्वायर्ड करने के बारे में, यानी कि प्रीमियम आपकी वेंडर कंपनी है और ये आपकी परचेसिंग कंपनी है। तो फिर 12 डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए? 15, राइट। क्या आना चाहिए आपका? 12 डिवाइडेड बाय 15। तो 12 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका शेयर एक्सचेंज रेशियो? 12 डिवाइडेड बाई 15, ये आना चाहिए 0.8। और अगर मैं 10,000 शेयर से मल्टीप्लाइड कर दूं, 10,000 शेयर से मल्टीप्लाइड कर दूं तो कितने हो गए? 8,000 शेयर्स। यानी कि प्रीमियर वालों को कितने मिल रहे हैं? 8,000 शेयर्स मिल रहे हैं होरिजोन से। आपको क्या बोला था उसने? बोलता है न्यू ईपीएस निकालो। तो चलो दोनों की अर्निंग को अगर मैं मर्ज कर दूं तो 2,60,000 अर्निंग हो जाएंगी क्या मर्ज करने के बाद? और शेयर को भी मर्ज कर दूं तो इसके तो 40,000 पहले से थे, ठीक है, 40,000, और इसके 8,000 और आ गए क्योंकि इसको नए इश्यू जो किया है तो 8,000 भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 2,60,000 डिवाइडेड बाय 48,000 शेयर, तो 5.42 रुपीज़, 5.42 रुपीज़, ये आपका न्यू ईपीएस निकल गया। अच्छा, उसके बाद दूसरे पॉइंट पर क्या बोला था? प्रीमियर कंसल्टेंट वांट टू बी श्योर दैट द अर्निंग अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर रेशियो फॉर द गिवन कंडीशन। द प्रीमियर कंसल्टेंट जो वांट्स टू बी श्योर दैट द अर्निंग अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर रेशियो फॉर द गिवन कंडीशन, यानी कि आपको बताना था कि उनको कितना यहाँ से अर्निंग पर शेयर मिल सकता है, मतलब कि आप लोगों को उनका अर्निंग सेम रहे, एक्चुअली ये वो पूछना चाहता है। तो ईपीएस के बेसिस पर आप लोगों ने यहाँ पर शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना था। तो ईपीएस के बेसिस पर निकालते हैं तो 6 रुपये डिवाइडेड बाई 5 रुपये का ईपीएस था, तो 6 डिवाइडेड बाई 5, तो इनका 1.20 आता। मैं सेकेंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो अगर 1.20 होता तो ये नए शेयर इनको कितना इशू करता? 12,000। कितने नए शेयर इशू करता? 12,000। और एज पर अर्निंग पर शेयर अगर आप अब न्यू ईपीएस अगर कैलकुलेट करो, अगर आप लोग मर्जर जो शेयर एक्सचेंज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अगर ईपीएस कर रहे हो तो अब न्यू ईपीएस कितना आ जाएगा? 2,60,000 डिवाइडेड बाय ये 40 तो पहले से थे और 12 और आ गए, मतलब 52,000। तो 26,000 बोलता हूँ, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 52,000। तो आपका जो नया ईपीएस इस कंडीशन में आ जाएगा वो आ जाएगा न्यू ईपीएस 5 रुपये। तो ऐसे दोनों कंडीशन के लिए बताना था। एक बार बताना था आप लोगों को मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करके, एक बार करना था अर्निंग प्राइस शेयर का इस्तेमाल करके, राइट। दोनों कंडीशन के लिए न्यू आपको क्या बताना था? अर्निंग प्राइस पर शेयर बताना था। करेक्ट? यस सर, करेक्ट। और अगर आप नोटिस करोगे तो अगर एक शेयर पे इनको अगर 5 रुपये की अर्निंग आ रही है, एक शेयर पर अगर इनको कितने रुपए की अर्निंग आ रही है? 5 रुपये की अगर अर्निंग आ रही है तो फिर 12,000 शेयर पर कितनी अर्निंग आती है? 60,000। और यही अर्निंग उनकी पहले की भी अर्निंग थी क्या? यानी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले वाले केस में देखोगे ना
तो 5 रुपये 42 पैसे अर्निंग पर शेयर आ रहा है, और इनको मिले कितने शेयर है इस केस में 8,000। तो अगर आप कैलकुलेट करते ना 5.42 इंटू 8,000, तो इनका अर्निंग 43,360 ही होता है। इसका मतलब इनकी अर्निंग गिर गई है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करते हो तो जब भी आप लोगों को अर्निंग सेम रखने वाली बात बोलेंगे तो हमेशा याद रखना ईपीएस से ही आप उनका क्या करोगे, शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालोगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, बट ये भी उतना मतलब ठीक है सेम ही है जैसा अभी तक ये करते हैं। प्री मर्जर मार्केट प्राइस आप लोगों को पर शेयर क्या करना, निकालना है। तो आप लोगों के पास ईपीएस है, आप लोगों के पास पी रेशो है। तो जब आप ईपीएस और पी रेशो को मल्टीप्लाइड कर देते हो तो मार्केट प्राइस आ जाता है क्या? हाँ जी, तो दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस आ जाएगा 5.60 इंटू 12.5, तो इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा 70 रुपये, और 2.5 इंटू 7.5 इसका आ जाएगा 18 रुपये 75 पैसे। करेक्ट? तो क्या निकल गया? प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। अब बोलता है द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो अ कंपनी ऑफर विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस निकालना है, तो कितना आ जाएगा इसका 2.50 डिवाइडेड बाय 5.60। तो 2.50 डिवाइडेड बाय 5.60 करेंगे तो 0.45 शेयर एक्सचेंज रेशो आएगा, और इनके पास पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कितने 8 लाख, तो मल्टीप्लाइड बाय 8,40,000, तो कितना ये हो जाएगा आपका, यानी कि लगभग 3,75,000 शेयर्स के आसपास जा रहे हैं, 3,75,000। और वैसे ही अगर मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर के हिसाब से करूँ तो इनका मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना आया था 18 रुपये 75 पैसे, और इनका कितना आया था 70 रुपये। तो शेयर एक्सचेंज रेशो क्या निकल जाएगा 18 रुपये 75 पैसे डिवाइडेड बाय 18 रुपये 75 पैसे डिवाइडेड बाय 70 रुपये, तो 0.27 इंटू 8,40,000 शेयर्स, तो कितना आ जाएगा इनका इंटू 8,40,000। मैं पूरे पूरे फिगर लेता हूँ तो इसलिए मेरे थोड़े से वैल्यूज़ आपके वैल्यू से थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं। यहाँ मुझे 2,25,000 दिख रही है, मैंने पूरे पूरे डिजिट कैलकुलेट किया है, जो ये आया था ना इसको पूरे डिजिट को मल्टीप्लाइड किया मैंने इसके साथ, तो मेरे पास ये यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, कितने शेयर एक मैक्सिमम इशू करने विदाउट डाइल्यूशन दिस, तो हम लोगों ने वो यहाँ पर कर लिया है कैलकुलेट, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 13, एंड दो 13 और 14 है, अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ये दो क्वेश्चन जहाँ पर आप लोगों को मर्जर का गेन और लॉस वगैरह सारी चीज़ें बताता है, तो कैसे निकालना होता है। तो एक कोई भी क्वेश्चन को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है 13 नंबर का, राइट। क्या क्या पूछा है, कुछ चीज़ें तो आप बहुत आसानी से निकाल दोगे क्योंकि अभी तक ये वही चीज़ सीखते हुए आप। टीपीएस लिमिटेड, एपीएस लिमिटेड, क्या दिया है उनका, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑलमोस्ट सभी चीज़ दी है। अब बोलता है कंपनी एपीएस एक्वायरिंग द कंपनी टीपीएस। एपीएस किसको एक्वायर कर रही है, टीपीएस को। कौन किसको, ये परचेसिंग कंपनी कौन है, ये है, और ये कौन सी कंपनी है, वेंडर कंपनी है, राइट। ये कौन सी कंपनी है, वेंडर कंपनी है। बोलता है एक्सचेंज इट्स शेयर्स 1 to 1 ऑन द बेसिस फॉर द मार्केट वैल्यू। कौन से बेसिस पर एक्सचेंज करेंगे, बोलता है मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। तो इनका मार्केट वैल्यू क्या है 35 और 45, वेंडर कंपनी का कितना था 35, परचेसिंग कंपनी का कितना है 45। तो ध्यान से पढ़िएगा, एपीएस इधर है, टीपीएस इधर है, तो ये परचेसिंग कंपनी है क्या, और ये वेंडर कंपनी है। ऊपर में हम वेंडर कंपनी का लेते हैं और नीचे में परचेसिंग कंपनी का, ठीक है। हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन में पहले परचेसिंग के देता था और बाद में वेंडर की देता था, यहाँ उल्टा दे दिया है, यहाँ पहले वेंडर की इन्फॉर्मेशन है बाद में परचेसिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 45 अगर हम करेंगे तो 0.777, ये आपका क्या आ जाएगा अर्निंग, आपका ये मार्केट प्राइस के हिसाब से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से आपका शेयर एक्सचेंज रेशो निकल जाएगा। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो पता चल जाएगा कि कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो इंटू अगर कर दिया मैंने, कितने शेयर्स थे 4 लाख, तो जो नए शेयर्स इशू किए जाएंगे वो किए जाएंगे 3,11,111 शेयर नए इशू किए जाएंगे। चलो ये तो हो गया भाई, मैंने मार्केट रे प्राइस के हिसाब से या मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने इनका एक्सचेंज निकाल दिया है।
आगे अब बोलता है व्हाट विल बी द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, मर्जर के बाद का इनका ईपीएस बताओ, बोलता है कितना इनका ईपीएस होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर मर्जर। तो आफ्टर मर्जर दोनों की अर्निंग को क्लब्ड कर देंगे क्या, ठीक है। अरे मैंने उल्टा किया, यहाँ पर 4 लाख नहीं 2 लाख शेयर लेना था, सॉरी गाइस, कितना लेना था, 2 लाख शेयर्स लेना था, 2 लाख। ये है ना उनके शेयर्स, ये तो परचेसिंग कंपनी के वेंडर के 2 लाख है। चलिए गाइज, यहाँ पर हम सॉल्यूशन आगे तो बढ़ा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन में आपने एक चीज अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ इनकी जो मार्केट प्राइस है ना, ये एक्चुअली गलत गिवन है क्वेश्चन में। आप निकालो ना मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर 2.5 रुपए इंटू प्राइस अर्निंग 14 रुपए, कितना आता, 2.5 रुपए इंटू 14 करते तो ये 35 रुपए ही आता। कितना आता, ये भी 35 रुपए ही आता। तो यहाँ जो अपन ने 45 लिखा था, 45 नहीं 35 रुपए, एक्चुअल में टाइपिंग एरर है सर। एग्जाम में ऐसी गलती नहीं हो सकती क्या, चांस बहुत बहुत रेयर है टाइपिंग एरर्स एग्जाम्स के अंदर हो, राइट, बट फिर भी एक बार क्रॉस कंफर्म करके देख लेना। और अगर सपोज कभी एग्जाम के अंदर अगर गलती से यहाँ पर 45 ही आता तो फिर आपने 45 के हिसाब से सॉल्व करना, और भले ही आपके पास समय होगा तो एक्स्ट्रा और सॉल्व कर देना, और नहीं होगा तो नीचे में नोट डाल देना कि मार्केट प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन इज रॉन्ग, इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, और बता देना कि अगर हम पी रेशियो इंटू ईपीएस करते तो 35 रुपए आता, बट वी आर सॉल्व दिस क्वेश्चन एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कभी गलती से क्वेश्चन एग्जाम में गलत ही डेटा आ गया तो आपने सही क्या होता वो बता देना, और एक नोट डाल देना कि क्वेश्चन के अंदर डेटा गलत था और हमने गलत डेटा से सॉल्व किया है क्वेश्चन, यानी जैसा क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है हमने उससे सॉल्व किया है। चलो फिलहाल तो अभी मुझे यहाँ, क्योंकि गलत डेटा से सॉल्व नहीं करवाना है आप लोगों को, करेक्ट डेटा से सॉल्व करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर करेक्शन करवा रहा हूँ। ये 45 रुपए नहीं है मार्केट प्राइस, कितना है 35 रुपए, और 35 रुपए है तो फिर ये 45 की जगह कितना आएगा ये, तो मेरा शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या बन जाएगा 1, राइट, क्या बन जाएगा 1। और अगर 1 शेयर एक्सचेंज रेशियो है तो इनटू कर दूंगा मैं 2 लाख शेयर्स, क्योंकि वेंडर कंपनी के 2 लाख शेयर थे, तो मैंने कितने शेयर इशू कर दिया 2 लाख। तो निकाल सकते हैं अब इनका व्हाट विल बी द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, मर्जर के बाद। तो ये है हमारा 10 लाख, ये है 7 लाख, मतलब कुल मिलाकर 17 लाख का हमारा क्या आ गया आफ्टर मर्जर अर्निंग। और इसके पास पहले से 4 लाख थे और ये 2 लाख, ये वाले 2 नहीं ले रहा हूं मैं, ये वाले 2 लाख ले रहा हूं क्योंकि रेशो ही 1:1 था। तो ये 4 लाख और 2 लाख कितना होता है 6 लाख। तो 17 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख अगर करूंगा, 17 लाख डिवाइडेड बाय तो 2.83 रुपीज, ये क्या निकला आपका अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर, राइट। अब दूसरा बोलता है व्हाट इज द चेंज इन द अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज द चेंज इन द अर्निंग पर शेयर फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एपीएस एंड टीपीएस। आपको पूछता है चेंज कितना आया उनके ईपीएस में, ठीक है ना भाई, हमको नया ईपीएस पता चल गया, उनका ओल्ड ईपीएस, अभी न्यू ईपीएस कितना है, न्यू ईपीएस कितना है उनका 2.83, जबकि इनका ओल्ड ईपीएस कितना था, तो ओल्ड ईपीएस इसका था 2.5 रुपए। ये पहले मैं टीपीएस लिख रहा हूँ यहाँ पर और फिर एपीएस लिख रहा हूँ, तो टीपीएस का कितना था 3.5 रुपए और इसका कितना था 2 रुपए 50 पैसे। तो टीपीएस के लिए तो लॉस हुआ, उसके लिए डिक्रीज हुई है वैल्यू, कितने से, टीपीएस के लिए डिक्रीज हुई है वैल्यू, कितने से डिक्रीज हुई है 2.83 में से माइनस कर दूं 3.5, मतलब 0.67 से इसका क्या हुआ है टीपीएस का डिक्रीज हुआ है, और एपीएस में इंक्रीज हुआ है कितने से 2.83 माइनस 2.50, मतलब कि 0.33 से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, जबकि टीपीएस में डिक्रीज हुआ है। बस यही बताना था, इंक्रीज किस में हुआ है डिक्रीज किस में हुआ है। दूसरा पॉइंट भी खत्म। और तीसरे पॉइंट में बोलता है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर, तो पोस्ट मर्जर के लिए मार्केट प्राइस निकालना है, तो पीई रेशियो इज इक्वल टू, पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो पोस्ट मर्जर का आपको ईपीएस पता है क्या, हाँ जी सर, क्या है पोस्ट मर्जर का ईपीएस 2 रुपए 83 पैसा, और पीई रेशियो हम कौन सा ले लेंगे, अगर अलग से नहीं दिया है तो ये जो किसका टिप आपका जो परचेसिंग कंपनी उसका, तो कितना है 14 है क्या, तो 14 इंटू 2.83, तो 39 पॉइंट एमपीएस कितना आ जाएगा आपका
39.62 समथिंग आता है मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। और ये अगर एक शेयर की वैल्यू है तो पूरे, अगर मैं कंपनी के लिए वैल्यू निकालने बोलूँ तो पूरे कंपनी की वैल्यू 6 लाख शेयर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, करेक्ट। कितने से? 6 लाख शेयर से। तो पूरे कंपनी की वैल्यू लगभग 23,77,000 के आसपास आती है। 23 लाख है कि 23 करोड़ है, सॉरी 2 करोड़ है। 6 लाख इंटू 39 रुपये 62 पैसे, 2,37,72,000, ये उनकी वैल्यू निकल गई, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद इनकी क्या निकली है? ये वैल्यू निकली है किसकी? हमने ये 6 लाख निकाला है, मतलब किसकी वैल्यू निकल गई है? आपकी जो परचेसिंग कंपनी है उसकी। आगे बोला था असर्टेन द प्रॉफिट एक्वायरिंग टू शेयर होल्डर ऑफ द बोथ, तो बोल रहा है दोनों शेयर होल्डर को बताओ कितना उनको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो पहले उनके ना वैल्यू निकाल लो, असर्टेन द प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ में निकालना है, तो उनकी वैल्यू निकालो। मार्केट वैल्यू बिफोर आफ्टर मर्जर कितनी आई उनकी, आफ्टर मर्जर कितनी आई, उसमें से हम माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर कितनी थी। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पहले टीपीएस था फिर एपीएस था ना, यस। तो इनकी मर्जर के बाद वैल्यू कितनी आई है? तो मार्केट वैल्यू मर्जर के बाद हमारे एक शेयर का भाव चला है 39 रुपये 62 पैसे। तो इनके पास कितने शेयर थे? 4, इनके पास कितने शेयर थे? 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 39 रुपये 62 पैसे कर दोगे। और इनके पास कितने शेयर आए मर्जर के बाद? 2 लाख। तो 39 रुपये 62 पैसे कर दोगे, करेक्ट। और मर्जर के पहले उनकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या? ये 4 लाख इंटू 35 रुपये के हिसाब से, और यहाँ 2,35,000 के हिसाब से। तो बिफोर और आफ्टर मर्जर की जब वैल्यू निकल जाएंगी तो दोनों का बस आप लोगों ने क्या लेना होगा? डिफरेंस। तो अब यहाँ से 2 लाख इंटू 35 रुपये और यहाँ पर 4 लाख इंटू 35 रुपये। तो वैसे तो दोनों को भी गेन दिख रहा है, यहाँ पर दोनों को भी क्या होता नजर आ रहा है? गेन होता नजर आ रहा है। मतलब दोनों भी कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है? गेन कर रही है, गेन हो रहा है दोनों भी कंपनी को, करेक्ट। तो क्योंकि इसकी भी वैल्यू बढ़ते नजर आ रही है, इसकी भी वैल्यू बढ़ते नजर आ रही है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका गेन निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? गेन वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अभी हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी सिमिलर तरीके से आपको चीजें पूछा होगा, और कुछ अगर नई चीजें होंगी तो अलग से कैलकुलेट करके बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही सेम सारी बातें बोला था। गेन निकालो, इक्विवेलेंट ईपीएस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस आपको शेयर एक्सचेंज बताना है, करंट प्राइस निकालना है दोनों का भी, ठीक है, पी रेशो निकालना है दोनों का भी, क्या एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए था मार्केट प्राइस के हिसाब से, और बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर एबीसी, मतलब कितने शेयर, एक्सचेंज डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड बाय इशूड बाय एक्विजिशन, मतलब कि कितने शेयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ कुछ बोला नहीं है, ठीक है। एक मार्केट प्राइस से हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्निंग प्राइस से हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। तो हम ये चीज़ नीचे में निकाल देंगे, जो कितने शेयर एक्सचेंज कर रहा है बोलता है ना, कितने शेयर इशूड कर रहे हैं, वो हम नीचे ऑलरेडी निकाल देंगे। तो ये सिमिलर क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो मैं क्विकली मूव ऑन कर रहा हूँ कहाँ? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट की तरफ। हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के प्रीवियस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए इस मॉड्यूल से। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को टाइटन एंड अंबुजा वाला जो पूछा है, इसमें 4 पॉइंट्स पूछे हुए आप लोगों को। जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही सिमिलर क्वेश्चन है, और आई गेस अमाउंट भी सेम है क्या? दिस इज द सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया है। 7 लाख टीना अंबुजा, यहाँ पर हमारे केस में इधर परचेसिंग कंपनी आई थी, ये वेंडर कंपनी था। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपने ऐसा ही कर लेना है। अब क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ मुझे देखने से ही समझ में आ गया, क्योंकि अमाउंट सेम था। अभी आपने जस्ट पढ़ा है सेम चीज, हालांकि उस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती थी 45 रुपये, जिसको हमने करेक्ट करवा के 35 कर दिया था, राइट। चलो, तो सेम क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। उसके अलावा मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, उसके ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल आया था। अगेन ये भी सेम क्वेश्चन सीट का ही है क्या? जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो बात किया था सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर भी सेम तरीके से आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप लोगों को अगर विंटर 2000 कब के बात है, ये 22 के पेपर की बात करूं, तो जो एग्जाम्पल नंबर हम लोगों ने 13 14 जो किया है उसका बेस पर क्वेश्चन आया था।
और लास्ट अगर मैं इधर चलूँ आपके पास, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बड़ा ही सिंपल, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किए थे आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह जो किया था, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। करेक्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, नंबर ऑफ शेयर दे दिया, यहाँ से ईपीएस निकल जाएगा, पी रेशो निकल जाएगा। अब पूछा क्या क्या था, इफ द मर्जर टेक प्लेस एक्सचेंज बाय इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस। यस, होप यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन वेरी वेल मैनर। करेक्ट, XYZ लिमिटेड वांट टू श्योर दैट द अर्निंग, अब यहाँ पर ईपीएस के बेसिस पर ये भी सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है क्या, तो सारा एज इट इज क्वेश्चन आपके सीट के अंदर ऑलरेडी गिवन था। चलिए, सो अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करूं, तो हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारी रेगुलर शीट का ये क्वेश्चन आपने एग्जाम के लिए मस्ट है करके जाना। उसके अलावा अगर आप लोग ठाकुर पब्लिकेशन अगर प्रीफर करते हो, तो ठाकुर पब्लिकेशन का जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला जो सेक्शन होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आप प्रिपेयर्ड करके जाना काफ़ी अच्छे से, तो आपका ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरीके से आपके मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर क्या किया है, कंप्लीटली इन थॉरली डिस्कस किया है पिछले 1 सवा घंटे के अंदर। करेक्ट, तो चलिए ये क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड।